हे एवरीवन, मैं हूं लुबीना पारुल और आप देख रहे हैं लॉ विद लुबीना। आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट विशाखा केस पर चर्चा करेंगे। तो विशाखा किसी लड़की का नाम नहीं है, विशाखा एनजीओ का नाम है। केस का पूरा नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। 13 अगस्त 1997 का ये केस है SC 3011। इसमें जो जजेस थे उनका नाम है जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता, जस्टिस V मनोहर, जस्टिस BN कृपाल। तो बेसिकली इस केस को सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। इसमें एनजीओज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की गई थी जो महिलाओं के फंडामेंटल राइट का जो इन्फ्रिजमेंट होता है वर्क प्लेस पर, उससे रिलेटेड, जिसकी वजह से उनको सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता। तो वुमेंस की सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू की थी। गाइडलाइन को जानने से पहले हम इस केस के फैक्ट्स देखते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 1992 की एक घटना थी। राजस्थान में पहले चाइल्ड मैरिज जो था वो बहुत ज़्यादा चलता था। गवर्नमेंट ने योजनाएं बना रखी थी इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। तो विलेज लेवल पर बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे थे महिलाओं के। उन ग्रुप्स को साथन कहा जाता था। इसी ग्रुप्स में एक लेडी थी जिनका नाम था भवरी देवी। इनका काम था कि ये गांव-गांव जाती थी और वहाँ देखती थी कि कोई चाइल्ड मैरिज तो नहीं करा रहा है। तब अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो रही होती है तो इनका काम होता था कि उस चाइल्ड मैरिज को रोकें और पब्लिक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। एक बार ऐसा ही हुआ। भवरी देवी जब गांव में गई तब वहाँ कोई चाइल्ड मैरिज हो रही थी। भवरी देवी ने उसका विरोध किया और उस चाइल्ड मैरिज को रुकवा दिया। वो उस टाइम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी। इस घटना की वजह से सभी लोग उनसे नाराज़ हो गए थे कि भवरी देवी की वजह से ये सब क्या हो रहा है। तब बदला लेने के लिए 5 लोगों ने उनके साथ रेप किया। ये घटना सिर्फ रेप तक ही सीमित नहीं रही। भवरी देवी जब अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने गई तो पुलिस स्टेशन में उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ। उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, वहाँ भी उनको हैरेस किया गया। भवरी देवी जब हॉस्पिटल गई अपना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए तब वहाँ भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, वहाँ भी उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया गया। इतने हैरेस की वजह से जितने भी एविडेंस थे वो सब खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि भवरी देवी के पास कोई एविडेंस नहीं था जिससे प्रूफ हो सके कि उनका रेप हुआ है। तो जैसे तैसे ये जो मैटर है वो सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट का जजमेंट आया और वो जो 5 लोग थे वो बरी हो गए। तब इस जजमेंट के खिलाफ अपील की गई हाई कोर्ट में। ये मैटर उस टाइम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था। ये इशू सिर्फ गैंग रेप का ही नहीं रह गया था, ये वुमेंस की सेफ्टी से भी रिलेटेड हो गया था। तो वुमेंस की सेफ्टी के लिए विशाखा नाम का जो एनजीओ था उसने बाकी एनजीओ से बात करी और बाकी जितने भी संगठन थे उनसे मिलकर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। तब कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो ऐसे मैटर्स को डील करे। तो PIL के ग्राउंड्स देखते हैं कि किन किन लेवल पर जो है वो ग्राउंड्स फाइल किए गए थे। सबसे पहला था महिलाओं के काम करने वाले प्लेस में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे जो उनकी सेफ्टी के लिए हों। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स जो था आर्टिकल 19 और जो 21 में जो दिए गए हैं वर्किंग वुमेन के, वो उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था, क्योंकि जब उनको सेफ्टी ही नहीं मिल रही थी तो उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। इस PIL ने इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G में दिया गया है, तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था जो कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी आउट एनी ट्रेड एंड बिजनेस। ये सभी ग्राउंड्स थे PIL के। तो चलिए अब इसकी गाइडलाइंस देखते हैं। जब PIL फाइल हुई तो कोर्ट ने एक नोटिस ऑफ द पिटिशन सेंड किया स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा, ये राजस्थान गवर्नमेंट को भी भेजा, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव बन सकें, वो कोर्ट में आ सकें और मैटर को सॉल्व कर सकें, कोर्ट की हेल्प कर सकें। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कुछ आर्टिकल को भी एक्सप्लेन किया जो गाइडलाइन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशन का जो DPSP से रिलेटेड है,
जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। महिलाओं की जो सेफ्टी की बात करता है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जो ड्यूटी ई में दी गई है, जो भाईचारे की बात करता है, वुमेन डिग्निटी की बात करता है। कोर्ट ने इसमें राइट टू लाइफ को डिफाइन किया। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, मतलब डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। इंटरनेशनल कॉन्वेंशन और ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल एग्रेशन होते हैं जिसमें कंट्रीज़ रेटिफाइड करती है, तब स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे लॉज बनाए जिससे कि वो ट्रीटीज़ को फॉलो कर सकें। आर्टिकल 51A DPSP का इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को फॉलो करना। इसका क्लॉज C बताता है पोस्ट और रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। आर्टिकल 253 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो इंटरनेशनल लॉज बना सकती है, उनको रेटिफाइड कर सकती है, और इनको फॉलो करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो स्टेट के अंदर लॉज बना सकते हैं। पहले कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था। अगर कोई ऐसा इशू आता था तो वो आईपीसी के सेक्शन 354 और 509 में कवर हो जाता था, लेकिन ये जो है ये सेक्सुअली हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से सीधा रिलेटेड नहीं थे। तो जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती थी, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी गाइडलाइन दी थी सभी को उसे फॉलो करना था, क्योंकि जो लॉ बनाने की जो पावर थी वो पार्लियामेंट के पास है। तो ऐसे ने अपनी गाइडलाइन में एक कमेटी बनाने को कहा। अब कमेटी के लोगों ने क्या क्या किया? सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया कि आखिर किसे कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। गाइडलाइन में बताया गया कि किस तरह की एक्टिविटीज़ को, किस तरह के एक्ट को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, कमेटी के पास में पावर होगी कि उस पर्सन पर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है जिसके अगेंस्ट जो है, जिसका पता चलता है कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और नेक्स्ट है, सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आखिर ये किस तरह का लॉज है और इसमें क्या क्या ऑफेंस है, मतलब इसका एडवर्टीजमेंट होगा। कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उसकी जो हेड होगी वो वुमेन होगी, और 50% जो मेंबर हैं वो महिला ही होंगी, और हर तीसरे साल में जो है इसके मेंबर्स चेंज किए जाएंगे। कमेटी के मेंबर्स एक्सपर्ट हो सकते हैं, जैसे कि लॉयर्स हो सकते हैं, एसोसिएशन के जो वर्कर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनके पास क्षमता होती है कि वो ऐसे मैटर्स को सुलझा सकें। अगर कोई इशू आता है तो वो 90 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करना होगा। अगर कमेटी ऐसा नहीं कर पाती तो विक्टिम को राइट है कि वो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। कमेटी की जो जितनी भी रिपोर्ट होगी तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को सबमिट करेगी, मतलब अपनी एनुअल रिपोर्ट की उसमें क्या क्या हुआ, कितने केसेस आए, कितने सॉल्व किए, कितने पेंडिंग में रहे, ये सब उसकी रिपोर्ट देगी। ये जो गाइडलाइन थी ये सभी पर बाइंडिंग थी और मैंडेटरी थी, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी लॉ नहीं बना देती। तब 2013 में जब निर्भया केस आया तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया जो स्पेसिफिकली इस तरह के ऑफेंस के लिए था, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेशन एक्ट 2013। और 2013 में क्रिमिनल लॉज में भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। तो इस केस में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।